बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 साउंड है। उसका लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हमने साउंड वेव्स के बारे में पढ़ना है कि साउंड वेव जो होती हैं वो किस वजह से पैदा होती हैं। उसके लिए वाइब्रेशन का होना बहुत ज़रूरी है, जिस्म का वाइब्रेट करना, और मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उसको साउंड को ट्रैवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए, आगे मूव करने के लिए। ये दो बातों पे, ये तीन बातें हमारे पास होंगी। साउंड के ऊपर स्टडी करेंगे और वो पैदा किस तरह प्रोड्यूस होती हैं और वो प्रोपोगेट कैसे करती हैं। तो ये तो मैंने पहले एग्जांपल देखी हुई है। ये हमारा है ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक जब वाइब्रेट करता है, ये जो होता है, ये इसका जो कहते हैं हैंडल जो है, इसको आगे बताऊंगा इसको हैंडल को क्या नाम देते हैं। जब ये वाइब्रेट करता है तो क्या होता है, ये हवा जो होती है पहले इसकी डेंसिटी एक जैसी होती है, तो इसके अंदर वेव्स पैदा होना शुरू हो जाती हैं। कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, ये हमने लास्ट टाइम ही पढ़ा था। कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, कहीं पे दब जाती है, कहीं पे फासला ज़्यादा हो जाता है। और इसी की वजह से जो होती है ना, साउंड मूव करती है। जितना स्पीकर ले लो, स्पीकर में भी क्या होता है, जो वो साउंड प्रोड्यूस करता है तो हवा के अंदर, एयर के अंदर अब कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस होती हैं। तो साउंड के अंदर आपने दो बातें आपके माइंड में आ रही हैं कि एक तो बॉडी वाइब्रेट करता है, इधर स्पीकर वाइब्रेट कर रहा है, इधर ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट कर रही है। उसकी वजह से एयर के अंदर क्या पैदा होती हैं, वेव्स, यानी कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। ये दो चीज़ों का जरूरी है, वाइब्रेट करना और वेव्स का पैदा होना एयर के अंदर। अगर एयर ही नहीं होगी तो वो हवा क्या कहते हैं, वो आवाज़ जो है वो आगे मूव नहीं कर सकती। अच्छा, यहाँ पे देखो एक और उन्होंने एग्जांपल दी है, स्पीकर देखो। अब ये एयर के मॉलिक्यूल्स है। अब देखो ये कहीं पे क्लोज हो रहे हैं और कहीं पे दूर हो रहे हैं, ऐसा ही है। जब ये स्पीकर जो होता है वाइब्रेट करता है, यहाँ पे क्लोज होते हैं वो कंप्रेशन है, और जहाँ पे दूर होते हैं वो हमारा रेयर फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, वो एरिया हमारा क्या कहलाता है, रेयर फ्रैक्शन। इस तरह ये मूवमेंट और ये वेव्स पैदा होती हैं उसकी वजह से। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है इसके अंदर कि असल में मेन दो ही बातें हैं, वाइब्रेट करना और एयर के अंदर कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन का पैदा होना। ये हमारा क्या होता है, साउंड वेव्स होती हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास इसकी डेफिनेशन। अब देखते हैं, अब काफ़ी तक आपको आइडिया हो गया है कि असल में साउंड वेव होती क्या है। ये साउंड वेव जो होती है ये हमारी लाइक अदर वेव्स, साउंड इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी। ये किस वजह से पैदा होती हैं, और इस वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, एयर के जो होती है इर्द गिर्द, उसके अंदर क्या होता है, वाइब एयर अराउंड दैम आल्सो वाइब्रेट्स। यानी कि बॉडी के वाइब्रेट करने से, ट्यूनिंग फोर्क के वाइब्रेट करने से, या स्पीकर के वाइब्रेट करने से, हवा के अंदर जो होता है, एयर के अंदर, उसके अंदर कौन सी वेव्स पैदा होती थी, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। कौन सी पैदा होती थी, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन पैदा होती थी। एंड द एयर वाइब्रेट्स प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साउंड इन आवर एयर। और हमारे कानों में क्या पैदा होती थी, आवाज़ सुनाई देती थी, आवाज़ का एहसास होता था। तो ये इसकी डेफिनेशन है जो आपने करनी है। अच्छा, एग्जाम्पल के अंदर देखो, इन अ गिटार, गिटार को जब आप अपने हैंड से क्या कहते हैं पुश करते हो, तो उनकी स्ट्रिंग्स के अंदर क्या पैदा होती हैं, वाइब्रेशन पैदा होती है। क्या पैदा होती हैं, उस वाइब्रेशन की वजह से एयर में क्या होता है, एयर में वेव्स पैदा होती हैं, कंप्रेशन वेव, और उसकी वजह से साउंड्स पैदा होते हैं। ठीक है, साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ इट स्ट्रिंग्स। यानी स्ट्रिंग जब होती हैं, जो रस्सी होती है या तार लगी होती है, उसके अंदर वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ पैदा होती है। वो सारा बाबू कॉन्सेप्ट क्लियर है कैसे पैदा हो रही है। यहाँ से समझ आ गई बात की। अच्छा, डेफिनेशन विद एग्जांपल आपने ऐसे ही लिखनी है अगर साउंड वेव आ जाए। साउंड वेव प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। अब वो बोर्ड में ये सवाल आता है, क्वेश्चन जो आता है ना, कि साउंड वेव के लिए कौन सी चीज़ें तो रिक्वायर्ड हैं। तो पहली चीज़ जो है वो है कि जिस्म का वाइब्रेट करना। ठीक है, साउंड की कौन सी दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। पहली क्या चीज़ है, साउंड का, सॉरी, बॉडी का, जब तक बॉडी वाइब्रेट नहीं करेगी तो आपकी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। अब ये आपका ट्यूनिंग फोक है। ठीक है, ट्यूनिंग फोक के ऊपर जब आप एक रबड़ पैड लिया, आपने क्या लिया,
और उसके ऊपर हिट किया, ट्यूनिंग फोर्क के ऊपर रबड़ पैड को उसके ऊपर हिट किया। हिट करने से क्या होगा, ये वाइब्रेट करेगा आगे पीछे, ये करेगा आगे पीछे। अब इसके वाइब्रेशन की वजह से एयर के अंदर क्या पैदा होंगी, कंप्रेशन एंड, यानी कि सिंपल वेव, सिंपल वर्ड में वेव्स पैदा होंगी। ठीक है, और वो जो वेव्स होंगी हमारे कानों तक आएंगी और फिर हमें आवाज सुनाई देगी इस तरह। ये मैंने पहले देखा ना अभी, कि जब हम इसके ऊपर रबड़ पैड को इस ट्यूनिंग फोक के हैंडल के ऊपर हिट करेंगे तो क्या होगा, वो हैंडल जो है वो वाइब्रेट करेगा, और उसकी वजह से क्या कहते हैं, एयर के अंदर कंप्रेशन यानी कि वेव्स पैदा होंगी, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन पैदा होंगी, और वो फिर हमारे कानों तक आएंगी और हमारे कान, एयर के अंदर सेंसेशन यानी कि आवाज़ का एहसास पैदा होगा। यहाँ तक समझ आ गई बात की। तो ये हमारी क्या है, वाइब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि वाइब्रेट करना। अब वो सवाल ये पैदा होता है क्या ये वाइब्रेट करता भी है कि नहीं, क्योंकि ये इतना यानी कि कम होता है कि ये आपको दिखाऊंगा भी मैं, जब इसको पैड पे लगाते तो हमारी आईज ऐसे ही लगता है कि ये बिल्कुल रेस्ट में है। तो मैंने ये चेक करना है क्या ये वाइब्रेट करता है कि नहीं। अच्छा, ये सारी आपने थोड़ी थ्योरी लिखनी है, एक्टिविटी है। अगर बोर्ड में लॉन्ग आ जाए, अगर शॉर्ट आता है तो सिर्फ आपने ये लिखना है, दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं साउंड के लिए, साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, और दूसरे नंबर पे मीडियम का होना जरूरी है, वो मैं आगे बताऊंगा। और लॉन्ग आ जाए तो आपने ये सारी नीचे एक्टिविटी लिखनी है। स्कूल लेबॉर्ट्री में जो आपका ट्यूनिंग फो होता है, तो वो क्या करता है, आवाज़ पैदा करता है। कब, जब हम उसको एक रबड़ पैड के साथ हैमर स्ट्राइक करते हैं, ट्यूनिंग फो विल बिंग टू वाइब्रेट, वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, और हम क्या सुनते हैं, हम उसकी वजह से आवाज़ को सुनते हैं। अच्छा, तो सवाल ये पैदा होता है क्या ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट करता है। अच्छा, अब हमने रबड़ पैड पे वो ट्यूनिंग फोर्क को मारा, ठीक है, तो अगर कोई पेंडुलम है और बाल लटका हुआ है, अगर मैं उस ट्यूनिंग फोर्क को उस बाल के पास लाऊंगा, तो अगर ये बाल इधर से मूव करेगा, इसका मतलब क्या है कि ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट कर रहा था, इसी वजह से तो हिट किया उसके साथ, हिट करने से वो बॉडी मूव करना शुरू कर दिया। तो जब हम इसको उस बाल के पास लाते हैं तो देखते हैं कि वाकई वो बाल मूव करना शुरू करता है। इसका, इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि वो जो ट्यूनिंग फोक है वो वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, वी कैन आल्सो फील द वाइब्रेशन बाय स्लाइटली टचिंग वन ऑफ द प्रोंग, इनके ये इसको प्रोंग बोलता है, वो जो हैंडल है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोंग ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक विद द प्लास्टिक बॉल सस्पेंडेड फ्रॉम अ थ्रेड। कहता है जब इस प्रोंग को, ये हैंडल को, जो हैंडल कह रहा था, इस प्रोंग को जब हम टच करते हैं एक प्लास्टिक बॉल के साथ, तो वो उसको क्या करना शुरू कर देता है, मूव करवाना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रोंग वाइब्रेट कर रहा है। ये समझ आ गई बात की, यानी यहाँ तक पहले उसने समझाया कि वाइब्रेशन से आवाज़ पैदा होती है, अब वो ये समझा रहा है कि वाकई वो जिसम वाइब्रेट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। अब इसकी एक और एग्जांपल देता है, कहता है अगर आपको ये नहीं, आपके पास बाल नहीं है तो पानी तो होगा आपके पास, गिलास में पानी लो, ट्यूनिंग फोक को रबड़ पैड पे मारो, अपने कान के पास लाओ, तो एक बड़ी बरीक सी बात आती है, टूं, जिस तरह होता है नहीं, वो मच्छर आता है कान में आके वो करता है शोर, बिल्कुल इस तरह की आवाज़ आती है। तो अब आपने ये साबित करना है कि वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं। एक तो पहले वाला वो एक्सपेरिमेंट कि प्रोंग को उसके साथ टच करो बाल के साथ, अगर वो नहीं है तो सिंपल पानी तो होगा, आप उसको रबड़ पैड में मार के पानी के अंदर ले जाओ, तो क्या होगा, वहां से एक छींटे, स्प्लैशिस शुरू हो जाएंगी। तो स्प्लैशी से क्या साबित होता है, ये वाइब्रेट कर रहा है, गुड शाबाश। इससे ये साबित होता है कि जिसम वाइब्रेट कर रहा है। नाउ इफ वी डिप द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक, हम ट्यूनिंग फोक को डिप करें किसके अंदर, ग्लास ऑफ वाटर, वी विल सी अ स्प्लैश, हम क्या देखेंगे वहां पे, स्प्लैशेस देखेंगे, वो छींटे उड़ते नजर आएंगे, जिससे ये साबित होता है कि वो ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट कर रहा है। अच्छा, ये दोनों जो बातें हैं ये सिर्फ आपने अपने अल्फाज में भी लिख सकते हो, और ये बोर्ड में जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपने तभी लिखना है। अदरवाइज आपको जो दो बातें मैंने बताई हैं, पहली बात तो ये बता दी, अब सेकंड बात देखो वो क्या कहता है।
अच्छा, पहली बात हमारी साबित हो गई कि जिसम वाइब्रेट करेगा तो आवाज़ पैदा होगी, अगर बॉडी वाइब्रेट नहीं करता तो साउंड प्रोड्यूस। दूसरी अब बात वो कहता है कि साउंड रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, अगर आपके पास मीडियम होगा तो वो आपकी साउंड प्रोपोगेट करेगी, गुजरेगी। अगर एयर है, अगर मेरे और आपके दरमियान में हवा मौजूद है तो मेरी जो आवाज़ है आपके कानों तक जाएगी। अगर मैं किसी तरीके से ये एयर को ख़त्म कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा कि मेरी, मैं जितना मर्जी ऊंचा बोलता रहूं, मेरी आवाज़ आप तक नहीं, क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि हमारे दरमियान में मीडियम नहीं है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ आपके कानों तक नहीं जा सकती। तो इसका मतलब अगर एयर मौजूद नहीं है तो आप, मेरी आवाज़ आप तक नहीं जा सकती। तो मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए उसने एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या लिया, एक बीकर लिया, ठीक है, उस बीकर के अंदर उसने एक बेल लगा दी, ठीक है। बेल लगाने के बाद उसने उसको अच्छी तरह कवर कर दिया, बंद कर दिया उसको, इसे बेल जार बोलते हैं, ठीक है। अब उसने बेल बजाई, ऑन किया बेल, जैसे ही वो बेल ऑन की, स्विच लगे हुए थे इलेक्ट्रिक, तो जैसे ही बेल को ऑन किया आवाज़ आना शुरू हो गई, आवाज़ आना शुरू हो गई। अब उसने क्या किया, वैक्यूम पंप लगाया। क्या लगाया? वैक्यूम पंप का पता है कि नहीं? वैक्यूम पंप क्या करता है? वैक्यूम पंप अंदर वाली एयर को बाहर निकालेगा। ये जो एयर होगी ना अंदर, उसको क्या करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता अंदर से एयर कम होना शुरू हो जाएगी। अब जब एयर ही कम होना शुरू हो जाएगी तो इसका मतलब ये जो आवाज़ है ये भी क्या होना चाहिए, फेड, हल्की होना शुरू हो जाएगी। और एक वक्त आएगा कि हमें आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी? क्योंकि अंदर एयर नहीं है, मीडियम ही नहीं है। हालांकि बेल चल रही है, बेल ऑन है, लेकिन हमें आवाज़ सुनाई क्यों नहीं दे रही? अंदर मीडियम ही कोई नहीं है। अंदर एयर होती तो हमें आवाज़ सुनाई देती, अंदर एयर है ही नहीं, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट से क्या साबित होता है कि अगर मीडियम होगा, अब ये आप ना शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, हाउ यू प्रूव मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव, कि आप कैसे साबित करोगे कि मीडियम ज़रूरी है आवाज़ की प्रोपगेशन के लिए? बनता है कि नहीं बनता ये? तो यही क्वेश्चन बोर्ड में आया भी हुआ है, तो आपने इसको इस एंगल से भी याद करना है। तो ये सारी आपने इस तरह थ्योरी लिख सकते हैं, ये सारी अपने अल्फाज में भी बयान कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आप इसको देख लीजिएगा एक दफ़ा, ये बुक के अंदर लिखा हुआ सारा का सारा जो मैंने यहाँ पे बताया। आप इन्हीं वर्ड्स को भी आप अपने वर्ड मिल सकते हैं। वी टेक अ बेल जार एंड वी ऑन द बेल, we can see the we can hear the voice when we uh, uh, when we air exit from the bell jar by the vacuum pump, the sound of the bell decreases or fade due to the due to the escaping or vacuum produced in the bell jar, and at last we cannot see the साउंड, और आखिरकार हम आवाज़ को नहीं सुने। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि देयर इज अ वैक्यूम विल बी क्रिएट एंड देयर विल बी नो एयर प्रेजेंट इन द बेल जार। यानी कि जब तक, तो इससे क्या साबित होता है? इट प्रूव्स दैट साउंड रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। इससे ये साबित होता है कि आपको रिक्वायर्ड है मटेरियल मीडियम उसको प्रोपगेट करने के लिए। यहाँ तक क्लियर होगी बात? यहाँ तक क्वेश्चन। तो दो बातें आपने ध्यान में रखनी है। पहली बात क्या ध्यान में रखनी है कि जिसम वाइब्रेट करना चाहिए। दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है कि मीडियम का होना ज़रूरी है। किस चीज़ के लिए? वेव्स की प्रोपगेट करने के लिए, गुजरने के लिए। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं अब। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी। अच्छा, ये तो वैसे आपसे पूछना चाहिए था, लिख दिया मैंने। अब ये देखो, यहाँ पे ये साउंड जो है वाइब्रेट करने से आपकी वेव पैदा होती है, कंप्रेशन भी और रिफ्रैक्शन भी। ऐसा ही है, ट्यूनिंग फोक की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन। अगर मैं कंप्रेशन को कह रहा हूँ ये क्रस्ट है और रिफ्रैक्शन ये ट्रफ है, तो ये वेव्स बन जाएगी ना एक किस्म की। अच्छा जी, जिस तरह ये हो रहा है। अच्छा, ये जो वेव्स थी हमारे पास, वेव मैकेनिकल वेव कितनी टाइप थी?
हमारे पास मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स थी, कौन कौन सी? एक थी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, दूसरी कौन सी थी? ट्रांसफर वेव। गुड, शाबाश। तो अब मुझे बताओ, ये जो वेव्स हैं जो एयर के अंदर पैदा हो रही हैं, कौन सी वेव्स हैं? ट्रांसफर वेव्स हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं? ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में क्या फ़र्क था बेटा? ये बोर्ड में एमसीक्यू भी बहुत अहम है। साउंड वेव जो होती है असल में लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं। ये आप वो टॉपिक देख लेना दोबारा, ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव वाला। उसके अंदर अगर आपकी जो वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल की डायरेक्शन सेम हो, यानी या सिंपल लफ्ज़ों में जहाँ पे कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन पैदा होगा, वो हमेशा लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं, क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल की वेव की डायरेक्शन और वेव की डायरेक्शन दोनों पैरेलल एक जैसी होती हैं, एक ही डायरेक्शन में होती हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल। तो याद रखना है, साउंड वेव कौन सी वेव्स हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं। ये क्लियर होगी बात यहाँ तक? अच्छा, इसके अंदर ना उसने मेन जो बात बताई है कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन की बताई है। ये देखो, ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव, आगे ना समझ? इसके अंदर वो वेव पैरेलल चलती है, ट्रांसफर में परपेंडिकुलर थी। ये बड़ा मैंने वहाँ पे ना तफसीली बताया हुआ, लिहाजा मैं इस चीज़ में नहीं आऊँगा। बस मैंने आपको ये साबित करना है कि ये असल में जो एयर वाली वेव है, ये असल में लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। बस ये मैंने साबित करना था यहाँ पे। एयर में जो वेव पैदा हो रही हैं और वो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन, अगर बोर्ड में ज़रा मुश्किल बनाना हो तो वो ये भी पूछ सकता है कि बताएं जी कि आपके साउंड वेव्स में कंप्रेशन या रिफ्रैक्शन पैदा होता है कि क्रस्ट या ट्रफ पैदा होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, तो इसके अंदर कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन पैदा होता है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अब देखो ना, ये साउंड थी, ये एयर थी। देखो एयर के अंदर क्या पैदा हो रहा है? कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन। ये पहले भी हमने एग्जांपल देखी है। ऐसे ही हो रहा है कि नहीं? तो इससे ये साबित होता है जो साउंड वेव है ये हमारी कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। यहाँ तो कोई बात समझ आई हो? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? साउंड इज प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब यहाँ पे देखो, जो एयर की डेंसिटी है वो एक जैसी नहीं है। अब यहाँ पे वाइब्रेशन शुरू नहीं हुई, वाइब्रेशन नहीं शुरू हुई, तो इसका मतलब एयर हर जगह एक जैसी होगी, उसकी डेंसिटी एक जैसी होगी। ये हमारा ओ पोजीशन कौन सी पोजीशन है इसकी? मेन पोजीशन है। गुड, शाबाश। और ए और बी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। देखो ना, अब ये बातें खुद ब खुद आप बता रहे हो। क्यों बता रहे हो? क्योंकि आपने फर्स्ट चैप्टर अच्छी तरह किया है, समझ के किया है, तो अब आपको सारी ये बातें जो हैं ये आपको समझ आ रही हैं। अच्छा, ये डेंसिटी एक जैसी है, यहाँ पे ना तो कंप्रेशन है ना ही रिफ्रैक्शन है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी वो वाइब्रेट ही नहीं कर रहा। अच्छा, बिफोर द वाइब्रेटिंग डेंसिटी ऑफ द एयर मॉलिक्यूल ऑन द राइट साइड इज यूनिफॉर्म। हर जगह एक जैसी होगी, लेकिन जैसे ही मैं उसको रबड़ पैड से टच करूंगा, तो ये जब अगर ये ओ से बी की तरफ जाएगा तो ये एयर को दबाएगा, एयर को कंप्रेस करेगा कि नहीं करेगा? जब कंप्रेस करेगा तो यहाँ पे क्या पैदा होंगी? कंप्रेशन पैदा होगा। क्या पैदा होगा? कंप्रेशन। यही बात तो यहाँ बताता है। व्हेन द राइट प्रोंग, यानी प्रोंग ये वाला, ये जो मैंने इसको कहा था हैंडल इसका, ये जो है ये प्रोंग जब राइट साइड पर जाएगा, यानी ओ से बी की जानिब जाएगा, तो क्या होगा? मीन पोजीशन से ओ बी की तरफ जाएगा तो इट एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन द एडजेंसिव लेयर ऑफ द एयर। ये जो एयर की लेयर थी ये उसके ऊपर प्रेशर लगाएगा और ये लेयर्स क्या हो जाएंगी? कंप्रेस नहीं हो जाएंगी। तो इसलिए से बोलता है ये यहाँ पे क्या पैदा कर रहा है? कंप्रेशन। क्या पैदा कर रहा है? अच्छा, जब ये वापस जाएगा ओ से ए की जानिब, लाजिम बात है अगर ये आगे जाएगा तो इसको वापस भी जाना पड़ेगा। जब ओ से ए की जानिब जाएगा तो क्या पैदा करेगा? ये अपने स्पेस को बढ़ा देगा, ये ज़्यादा ओपन हो जाएगी। तो अब ये यहाँ पे क्या होगा? अब मूवमेंट लेटर, थोड़ी देर बाद क्या होगा? द प्रोंग बिगेन टू मूव फ्रॉम बी टूवर्ड ए। वो बी से किसकी तरफ जाएगा? ए की जानिब। तो क्या होगा? नाउ द प्रेशर इन द एडजेसेंट लेयर डिक्रीजेज। प्रेशर कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम होगा तो वहाँ पे क्या पैदा होगा? रिफ्रैक्शन पैदा हो जाएगा। यानी वो जो बात थी वो साबित कर रहा है कि यहाँ पे कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन पैदा होता है किसके अंदर? साउंड वेव के अंदर। तो ये सारा टॉपिक था फर्स्ट। यहाँ तो कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई बात ऐसी जो ना समझ आई हो? क्लियर है?